नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन 790 के यूट्यूब चैनल पर। मैं अमन यादव आप सभी का स्वागत करता हूं और आज हम लोग पढ़ेंगे अध्याय 15 जो कि है आपका हर्ष और उसका साम्राज्य। ठीक है दोस्तों, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ये भी इससे भी एग्जामों में बहुत से सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो इसको लाइक कर दिया करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे सबसे पहले पुष्यभूति वंश के बारे में। तो इसी के बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। तो संक्षिप्त में पहले इनके राजवंश देख लेते हैं, कौन कौन से शासक हुए। तो थानेश्वर के पुष्यभूति वंश, इसमें सबसे पहला आपका नरवर्धन आ गया, फिर आपका राजवर्धन प्रथम आ गया, फिर आदित्य वर्धन जिसका विवाह महासेन गुप्ता देवी से हुआ था, फिर आपका प्रभाकर वर्धन आ गया, फिर उसके बाद नरसिंह बालादित्य आ गए जिनके 2 पुत्र और 1 पुत्री थी। तो इनके देखिए राजवर्धन द्वितीय एक पुत्र था और हर्षवर्धन इनका एक पुत्र था और इनकी एक पुत्री का नाम राजश्री मौखरी रानी था। ठीक है, आगे देखिए पुत्री का जो विवाह हुआ था वल्लभी के ध्रुवसेन द्वितीय के साथ हुआ था और इनके जो अंतिम शासक थे धरासेन चतुर्थ वल्लभी थे। ठीक है, आगे चलिए अब पढ़ते हैं इसके बारे में। तो इस वंश का संस्थापक पुष्यभूति था, उसी के नाम पर यह वंश पुष्यभूति वंश के नाम से विख्यात हुआ। गुप्त राजाओं की दुर्बलता का लाभ उठाकर उसने पूर्वी पंजाब में अपनी सत्ता स्थापित कर ली तथा थानेश्वर को अपनी राजधानी बनाया। तो जो पूर्वी पंजाब था उसी का नाम आज हरियाणा हो चुका है। चलिए आगे देखिए प्रभाकर वर्धन के बारे में। तो वर्धन वंश की शक्ति व प्रतिष्ठा का संस्थापक प्रभाकर वर्धन था। ठीक है, उसे हुर हरिण केसरी, हुर रूपी हरिणों के लिए सिंह समान कहा गया है। सिंधुराज के लिए ज्वर के समान, गुर्जर प्रजाकर गुर्जरों की नींद हराम करने वाला, गांधाराधिगंध द्विकुट हस्ति ज्वरो, गांधार के राज रूपी सुगंधिराज के लिए महान हस्त ज्वर या घातक महामारी के समान बताया गया है। लाट पाट व पाट चरो, चंचलता को नष्ट करने वाला। एवं मालव लक्ष्मी लता परशु, मालवा की राज लक्ष्मी रूपी लता के लिए कुल्हाड़ी के समान बताया गया। तो ये उसकी उपाधियां हैं जो उसको एक तरह से दी गई हैं उसके आत्मसम्मान को बढ़ाने के लिए। चलिए आगे देखिए, अपनी स्थिति को सुदृढ़ करने के लिए प्रभाकर वर्धन ने मौखरियों से वैवाहिक संबंध स्थापित किया। चलिए आगे देखिए, उसने अपनी पुत्री राजश्री को विवाह कन्नौज के माखरी शासक ग्रहवर्मा के साथ किया था। चलिए आगे देखिए राजवर्धन के बारे में पढ़ते हैं। तो प्रभाकर वर्धन के 3 संतानें, पुत्री राजश्री, पुत्र राजवर्धन व हर्षवर्धन थे। ठीक है, तो प्रभाकर वर्धन के जीवन का अंतिम चरण पश्चिमोत्तर सीमा पर प्रभाव जमाए हुए हुरों से युद्ध करने में व्यतीत हो गया। चलिए अब देखते हैं हर्षवर्धन के बारे में। तो हर्षवर्धन पुष्यभूति वंश का सर्वाधिक प्रतापी राजा था। हर्षवर्धन का जन्म 591 ईसा के लगभग हुआ था। वह प्रभाकर वर्धन व यशोमती का पुत्र था। हर्षवर्धन का बड़ा भाई राजवर्धन था। उसकी बहन राजश्री का विवाह कन्नौज के मौखरी शासक ग्रीवर्मन के साथ हुआ था। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। प्रभाकर वर्धन की मृत्यु के पश्चात राजवर्धन थानेश्वर की गद्दी पर बैठा था। उसी समय उसे समाचार मिला कि बंगाल के शासक शशांक और मालवा के राजा देवगुप्त ने मिलकर कन्नौज पर आक्रमण किया है तथा ग्रीवर्मन की हत्या कर राजश्री को कैद कर लिया है। चलिए आगे चलते हैं। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। इसी पॉइंट में हम लोग आगे पढ़ेंगे कि इसी दुर्घटना की सूचना पाकर राजवर्धन कन्नौज की सुरक्षा के लिए आगे बढ़ा। उसने देवगुप्त की सेना को पराजित कर दिया, परंतु देखिए आगे क्या लिखा हुआ, परंतु बंगाल का गौड़ शासक, ठीक है, परंतु शशांक बंगाल का गौड़ शासक ने उसे धोखे से उसकी हत्या कर दी। चलिए आगे देखिए, राजवर्धन की हत्या के पश्चात 606 ईसा में हर्षवर्धन थानेश्वर का राजा बना। राजा बनते ही उसने शशांक और देवगुप्त से बदला लेने की प्रतिज्ञा की तथा अपनी बहन की सुरक्षा के लिए वह कन्नौज की तरफ बढ़ा। मार्ग में उसे कामरूप के राजा भास्कर वर्मन का दूत हंसबेग मिला, जिसने हर्षवर्धन के समक्ष अपने राजा की ओर से मित्रता का प्रस्ताव रखा, जिससे हर्ष ने सहर्ष स्वीकार कर लिया। ठीक है, आगे बढ़ने पर उसे मंडी से सूचना मिली कि राजश्री कैद से मुक्त होकर विंध्याचल चली गई है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। अतः वह कन्नौज का मार्ग छोड़कर विंध्याचल चला गया और आचार्य दिवारक मिश्र की सहायता से उसने राजश्री को उस समय खोज निकाला जब वह सती होने जा रही थी। चलिए आगे देखिए, हर्ष उसे वापस कन्नौज ले आया। ग्रीवर्मन की हत्या के पश्चात उसका कोई उत्तराधिकारी नहीं होने पर कन्नौज के मंत्रियों व राजश्री की सहमति से हर्ष कन्नौज का शासक बन गया। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखिए, हर्ष ने
कन्नौज को राजधानी बनाया, जहां से उसने चारों ओर अपना प्रभुत्व फैलाया था। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखिए। कन्नौज उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद जिले में पड़ता है और यह प्रदेश 6ठी सदी के उत्तरार्ध में अचानक राजनीतिक उत्कर्ष पर पहुंच गया था। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखिए। हर्ष के समय उसे लेकर कन्नौज का राजनीतिक शक्ति के केंद्र के रूप में उभरना उत्तर भारत के सामंत युग के आगमन का सूचक था। कन्नौज का क्षेत्र दोआब के बीच में पड़ता था। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखिए। तो 7वीं सदी में कन्नौज की उत्तम ढंग से किलाबंदी की गई। हर्ष के शासनकाल का आरंभिक इतिहास बाणभट्ट से हमें ज्ञात होता है। बाणभट्ट हर्ष का दरबारी कवि था, जिसने हर्षचरित नामक पुस्तक लिखी थी। इसी के समय प्रसिद्ध चीनी यात्री ह्वेनसांग, जो ईसा की 7वीं सदी में भारत आया था और लगभग 15 वर्ष ये इस देश में रहा होगा। चलिए, हर्ष को भारत का अंतिम हिंदू सम्राट भी कहा गया है। चलिए आगे देखिए। उसका राज्य कश्मीर को छोड़ पूरे उत्तर भारत तक फैला था। पूर्वी भारत में उसे शैव शासक से युद्ध करना पड़ा। दक्षिण की ओर हर्ष के अभियान को नर्मदा के किनारे चालुक्य वंश के राजा पुलकेशिन द्वितीय ने रोक दिया था। चलिए अब हम लोग प्रशासन के बारे में पढ़ेंगे। हर्षवर्धन के शासनकाल में प्रशासन कैसा था। तो पहला पॉइंट देखिए। हर्ष का प्रशासन अत्यधिक सामंतिक व केंद्रित था। ठीक है, विकेंद्रित था। हर्ष का प्रशासन अधिक सामंतिक और विकेंद्रित था। चलिए आगे देखिए। हर्ष के पास 1 लाख घोड़े और 60,000 हाथी थे। आगे देखिए। हर्ष ने पदाधिकारियों को शासन पत्र के द्वारा जमीन देने की प्रथा चलाई थी। चीनी यात्री ह्वेनसांग ने बताया है कि हर्ष की राजकीय आय 4 भागों में बांटी जाती थी। एक भाग राजा के खर्च के लिए रखा जाता था और दूसरा भाग धार्मिक कार्यों के लिए। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखिए। ह्वेनसांग के अनुसार देश के कानून में अपराध के लिए कड़ी सजा का विधान था। हर्ष की 2 तांबे की मुद्राएं नालंदा व सोनीपत से हमें प्राप्त हुई हैं। सोनीपत की मुद्रा पर शिव के वाहन नंदी का चित्रण हमें देखने को मिलता है। नालंदा की मुद्रा पर श्री हर्ष का नाम लिखा है और उसे माहेश्वर, सार्वभौम और महाराजा धीराज कहा गया है। ह्वेनसांग के अनुसार हर्ष ने कश्मीर से गौतम बुद्ध का दांत लाकर कन्नौज के निकट एक संग्राम में स्थापित किया था। नेपाल में हर्ष संवत 606 ईस्वा के प्रचलन अंशुवर्मन और उसके अधिकारियों द्वारा के आधार पर कुछ विद्वान मानते हैं कि नेपाल पर भी हर्ष का आधिपत्य था। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं इस पॉइंट में। तो हर्ष ने उत्तरी उड़ीसा, तत्पश्चात कोगोंडा, दक्षिणी उड़ीसा, गंजाम जिला व कलिंग पर भी विजय प्राप्त की। इन विजयों के पश्चात हर्ष उत्तरी भारत का स्वामी बन गया और उसने सकलोत्तर पथनाथ की उपाधि धारण की थी। ठीक है, चलिए आगे देखिए। ह्वेनसांग का विवरण देख लेते हैं। तो हर्ष के शासनकाल का महत्व चीनी यात्री ह्वेनसांग के भ्रमण को लेकर है। वह चीन से 629 में चला और कई स्थानों पर घूमते हुए भारत पहुंचा। इसने नालंदा विश्वविद्यालय में कई वर्षों तक अध्ययन किया था। चलिए आगे देखिए। उस समय में नालंदा के प्राचार्य शीलभद्र थे। ह्वेनसांग के प्रभाव में पड़कर हर्ष बौद्ध धर्म का महान समर्थक बन गया था। उक्त चीनी विवरण से ज्ञात होता है कि उस समय पाटलिपुत्र पतनावस्था में था और वैशाली का भी वही हाल था। चलिए देखते हैं दोस्तों आगे। दोआब में प्रयाग और कन्नौज महत्वपूर्ण हो गए थे। ह्वेनसांग ने शूद्रों को कृषक बताया है और इस यात्री ने मेहतर, चांडाल आदि अछूतों पर नजर डाली है। वे गांव के बाहर बसते थे और लहसुन प्याज खाते थे। चलिए आगे देखिए। बौद्ध धर्म और नालंदा के बारे में कुछ विषयक जानकारी देख लेते हैं। तो सबसे विख्यात केंद्र नालंदा महाविहार था, जहां बौद्ध भिक्षुओं को शिक्षित करने के लिए एक बड़ा विश्वविद्यालय था। उसने कहा गया है कि इस महाविहार में 10,000 छात्र थे, जिनमें सभी बौद्ध भिक्षु थे। उनमें महायान संप्रदाय का बौद्ध दर्शन पढ़ाया जाता था। एक अन्य चीनी यात्री इत्सिंग 670 ईसा में नालंदा आया। उसके अनुसार इस महाविहार में केवल 3,000 भिक्षु रहते थे। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखिए। ह्वेनसांग के अनुसार नालंदा विश्वविद्यालय का भरण पोषण 100 गांवों के राजस्व से होता था। इत्सिंग ने इस संख्या को बढ़ाकर 200 कर दिया है। चलिए आगे देखिए। हर्ष की धार्मिक नीति सहनशील थी। वह आरंभिक जीवन में शैव था, परंतु धीरे धीरे बौद्ध की हैसियत से उसने महायान के सिद्धांतों के प्रचार के लिए कन्नौज में एक विशाल सम्मेलन आयोजित करवाया था। सम्मेलन में शास्त्रार्थ का आरंभ ह्वेनसांग ने किया था। कन्नौज के बाद उसने प्रयाग में महासम्मेलन बुलाया, जहां हर्ष ने अपने शरीर के वस्त्रों को छोड़कर सभी वस्तुओं को दान कर दिया था। बाणभट्ट ने अपने आश्रयदाता के आरंभिक जीवन का चाटुकारितापूर्ण चित्रण हर्षचरित के नामक पुस्तक में किया है। हर्ष की 3 नाटकों प्रियदर्शिका, रत्नावली और नागानंद के रचयिता के रूप में भी जाना जाता है। तो दोस्तों ये चैप्टर आज यही समाप्त होता है, हर्ष और उसका साम्राज्य। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसको लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तब तक के लिए चैनल के साथ बने रहिए। जय हिंद, जय भारत।